आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। हमास के सरबराह ने फ़लस्तीन को लेकर किया बड़ा दावा। खलील अल हैया बोले फ़लस्तीन की आज़ादी है करीब। निर्मला सीतारमण ने अवाम को दिया तोहफा, सालाना कमाई पर बम्पर टैक्स की छूट। फाइनेंस मिनिस्टर ने किया बिहार के लिए छप्पर फाड़ ऐलान। बिहार को मिलेगा एयरपोर्ट, IIT और मखाना बोर्ड। कांग्रेस MP एहसान जाफरी की अहलिया जकिया जाफरी का हुआ इंतकाल। 86 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। आप MLA महेंद्र गोयल पर हुआ जानलेवा हमला। आपका दावा, बीजेपी ने की कत्ल की कोशिश। महाकुंभ पहुंचे 77 मुल्कों के एम्बेसडर। जापान के एम्बेसडर कोइची ओनो ने खुशी का किया इजहार। गाजियाबाद में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, मचा हड़कंप। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। महाकुंभ में भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़ों पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। भगदड़ के कई मुतासिरों की कहानी को किया बयां। वक्फ मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर जताई नाराजगी। लिखा, वक्फ मामले पर JPC सदर ने मेरे इख्तिलाफी नोट को हटाया। US में एक और बड़ा प्लेन हादसा, 6 लोगों की हुई मौत। फिलाडेल्फिया में घरों इमारतों पर गिरे प्लेन के हिस्से। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने फिलिस्तीन की आज़ादी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद नेतन्याहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। दरअसल हमास के डिप्टी हेड खलील अल हैया ने एक टेलीविजन स्पीच के दौरान कहा है कि इजरायली हुकूमत की शिकस्त और फिलिस्तीन की आज़ादी अब बहुत करीब है। पहले से ही हार की जिल्लत झेल रहा नेतन्याहू हमास के दावे के बाद और ज्यादा बौखला गया है। गजा में सीजफायर के तहत कैदियों की अदला बदली का दौर जारी है। इजराइल की शिकस्त के कसीदे इजराइल समेत पूरी दुनिया में पढ़े जा रहे हैं। कैदियों की रिहाई के बहाने हमास अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा है और इजराइल को ठेंगा दिखा रहा है। ये सब करके हमास इजराइल को बताना चाहता है कि वो किसी कीमत अपनी जमीन इजराइल को कब्जाने नहीं देंगे। इसी को लेकर हमास ने अब बड़ा दावा किया है। प्रेस टीवी के मुताबिक हमास के डिप्टी हेड खलील अल हैया ने कहा है कि कब्जे वाली इजरायली हुकूमत की मुकम्मल हार अब पूरी तरह तय है। फिलिस्तीन की आज़ादी और ज़ियोनी निज़ाम का खात्मा अब करीब है। अल हैया ने अपने तबसरे में कहा है, हमारे लोगों और उनकी बहादुरी ने शानदार अल-अक्सा फ्लड में अपने हदफ हासिल कर लिए हैं। तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है कि किस तरह अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों और हमारे शहीद हीरोज ने दुश्मन इजराइल को शिकस्त फाश दी है और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अल हैया ने आगे कहा कि अब जब लड़ाई बंद हो गई है तो रेजिस्टेंस ने ऑफिशियली तौर पर कई सीनियर कमांडरों की शहादत के ऐलान करने का फैसला किया है, जिन्होंने इस मुकद्दस जमीन के लिए अपना खून बहाया है। इससे जंगजुओं की नई नस्ल को एक मशले राह मिलेगी। अब इजराइल को शिकस्त देना नामुमकिन नहीं। अल-अक्सा तूफान के बाद पूरे फिलिस्तीन की आज़ादी अब मुमकिन है। उन्होंने कहा कि हमने जंगजुओं और रहनुमाओं की नई नस्ल को पैगाम पहुंचा दिया है कि वो अब अल-कुद्स और मस्जिद अक्सा की वापसी की राह हमवार करें। वहीं कमांडर इन चीफ मरहूम मोहम्मद दीव की शहादत को लेकर कहा, ये वो इंसान थे जिन्होंने दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा किया और अब उनका साया भी ज़ियोनियों को परेशान कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब 12 लाख साल में कमाई के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इस बड़े ऐलान को बताते हुए निर्मला सीतारमण ने आम आवाम को काफी आराम दिया है। बताते चले कि ये बदलाव न्यू टैक्स सिस्टम के तहत किया गया है। इससे पहले 7 लाख रुपए रकम तय की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। यानी कि अब 12 साल में 12 लाख पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। स्टैंडर्ड डिटेक्शन भी 75,000 रखा गया है। अब 24 लाख की इनकम पर 30% ही टैक्स लगेगा और 75,000 की छूट होगी। बिहार के असेंबली इंतखाबात जल्द आने वाले हैं, लेकिन इंतखाबात से पहले बिहार की आवाम को बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रियासत को कई सौगात दी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने रियासत के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। रियासत में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा पटना IIT और पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा। 1 फरवरी यानी कि आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने आई तो उनके पोशाक से इशारा मिल गया था
कि बिहार को कुछ बड़ा और बम्पर मिलने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो साड़ी पहनी थी वो पद्मश्री अवार्ड से नवाजी गई हैंडीक्राफ्ट एक्सपर्ट दुलारी देवी ने बनाई थी। इस साड़ी में मधुबनी पेंटिंग की झलक देखने को मिल रही थी। फाइनेंस मिनिस्टर ने बिहार में मखाने की खेती कर रहे किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का बड़ा ऐलान किया है। मखाना बोर्ड के बनने से बिहार के किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी। इससे उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी और रोजगार के नए मौके भी पैदा हो सकते हैं। इन सभी ऐलान से साफ हो चुका है कि बीजेपी बिहार इंतखाबात के लिए पूरी तरीके से तैयारी में है। 2002 के गुजरात तशद्दुद में मारे गए साबिक कांग्रेस एमपी एहसान जाफरी की अहलिया जकिया जाफरी का आज 86 साल की उम्र में अहमदाबाद में इंतकाल हो गया है। एहसान जाफरी उन 69 लोगों में शामिल थे जिनका 28 फरवरी साल 2002 को अहमदाबाद के मुस्लिम इलाके गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर कत्ल कर दिया गया था। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान जारी है। दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि बीजेपी पार्टी के गुंडों ने रिठाला से आप एमएलए महेंद्र गोयल पर जानलेवा हमला किया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि बीजेपी पार्टी के गुंडों ने रिठाला से आम आदमी पार्टी के एमएलए महेंद्र गोयल पर जानलेवा हमला किया है। इस हमले के बाद महेंद्र गोयल बेहोश हो गए और उनको तुरंत इलाज के लिए रोहिणी वाके अंबेडकर अस्पताल में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोग आम आदमी पार्टी का पटका पहनकर आए थे और उन्होंने ये हमला किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ मेला चल रहा है। महाकुंभ में अब तक 31 करोड़ अकीदतमंद अकीदत की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं आज दिन भर महाकुंभ में दुनिया भर के डिप्लोमेट्स का आज बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। 73 देशों के एम्बेसडर समेत 118 खास मेहमान महाकुंभ मेले में पहुंच गए हैं। भारत में जापान के एम्बेसडर केइची ओनो ने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं कि मुझे मेले में जाने का मौका मिला। फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा इंडियन कल्चर को करीब से देखने का एक खास मौका होगा। इसमें जापान, रूस, साउथ अमेरिका, मेक्सिको, अफ्रीका, इटली, यूक्रेन, जर्मनी और नेपाल समेत कई देशों के एम्बेसडर शामिल हैं। हालांकि कुछ देशों के एम्बेसडर ने महाकुंभ आने के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। गाजियाबाद में आज तड़के गैस एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। सिलेंडर फटने के धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। बताते चले कि टीला मोड़ थाना इलाके के भोपुरा चौक दिल्ली वजीराबाद रोड पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट को सुबह करीब 4:45 के आसपास आग लगने की जानकारी मिली थी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग को काबू करने में जुटी रहीं। धमाका इतना तेज था कि धमाकों की आवाज करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। भोपुरा चौक पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग लगने से इलाके के लोग दहशत में हैं। हादसे की जानकारी देते हुए सीएफओ राहुल कुमार ने बताया कि फायर डिपार्टमेंट के अफसर और कारकुनान मौके पर हैं, लेकिन धमाके की आवाज से फायर डिपार्टमेंट के कारकुनान ट्रक तक नहीं पहुंच पाए। जब हालात थोड़े नॉर्मल हुए उसके बाद फायर डिपार्टमेंट के कारकुनान हादसे की जगह पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर इस समय पूरे मुल्क में चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां हुकूमत की तरफ से हालात को बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव लगातार रियासती हुकूमत को इस हादसे पर घेर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने हादसे का तीसरा नजरिया भी सबके सामने रखा है, जो भगदड़ से मुतासिर अफराद की कहानी को बयां कर रहा है। अखिलेश यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो एक्स हैंडल प्लेटफॉर्म पर महाकुंभ भगदड़ के मुतासिरों की कहानी उन्हीं के जुबानी सबके सामने रख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर कई वीडियोस शेयर किए हैं। वे इन वीडियोस के जरिए महाकुंभ भगदड़ के मुतासिरों के दर्द और खौफनाक तजुर्बे को सबके सामने ला रहे हैं। उनके एक्स हैंडल पर शेयर हुए इन वीडियो में कोई भाई तो कोई मां को ढूंढ रहा है। इनमें कई वीडियो ऐसे हैं जिनमें लोग महाकुंभ न आने के लिए कह रहे हैं। एक वीडियो में अपनी मां को ढूंढ रही खातून ने यहां तक कह दिया कि महाकुंभ आए तो कफन साथ लेकर आएं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उत्तर प्रदेश हुकूमत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बताते चले कि इन सभी पोस्ट के साथ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है।
साथ ही उन्होंने महाकुंभ के इंतजाम को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि रियासती हुकूमत के जरिए भगदड़ को लेकर हर बात छुपाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जान गई है उनकी तादाद छिपाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वजीर आला और हुकूमत अखलाकी तौर पर गिर गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बीते रोज को वक्फ तरमीमी बिल को लेकर नाराजगी का इजहार किया है। बताते चले कि ओवैसी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल पर ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट पर उनके इख्तिलाफी नोट को कमेटी के सदर जगदम्बिका पाल ने उनकी जानकारी के बिना ही हटा दिया। कमेटी के मेंबर असदुद्दीन ओवैसी ने इस रिपोर्ट पर 231 पेज का इख्तिलाफी नोट दिया था। ये रिपोर्ट जुमेरात को लोकसभा स्पीकर को सौंपी गई थी। उन्होंने सौंपी गई रिपोर्ट के हवाले में दिए गए इख्तिलाफी नोट को बदलने के लिए तरीके की कवायद का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा है कि मैंने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ज्वाइंट कमेटी को एक इख्तिलाफी नोट सौंपा था। ये चौंकाने वाली बात है कि मेरे नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना एडिट कर दिया गया। हटाए गए हिस्से मुतनाज़ा नहीं थे, उसमें केवल तथ्य बताए गए थे। उन्होंने कहा कि कमेटी के सदर जगदम्बिका पाल जैसी रिपोर्ट चाहते थे वैसी रिपोर्ट तैयार करवा ली, लेकिन अपोजिशंस की आवाज़ को क्यों दबाया गया? क्योंकि उन्होंने मेरी रिपोर्ट को बदलने के लिए एक उसूल का गलत इस्तेमाल किया है। इसलिए मैं जल्द ही अपना पूरा इख्तिलाफी नोट आवाम को पढ़ने के लिए जारी करूंगा। अमेरिका में एक और प्लेन क्रैश हुआ है। वॉशिंगटन डीसी के बाद पेंसिल्वेनिया रियासत के फिलाडेल्फिया में एक छोटा प्लेन क्रैश हुआ है, जो क्रैश होने के बाद रिहायशी इलाके में गिर गया, जिससे कई घरों और इमारतों में आग लग गई। हादसे में 6 लोगों के मरने की खबर भी सामने आई है। न्यूज़ एजेंसी ने मकामी मीडिया के हवाले से प्लेन क्रैश की जानकारी दी है और बताया कि हादसा हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम करीब 6 बजे हुआ है। छोटे प्लेन में 2 लोग सवार थे, लेकिन ये प्लेन एक शॉपिंग मॉल के पास क्रैश हो गया और घरों इमारतों के ऊपर गिर गया, जिससे आग भड़क गई और कई कारें जलकर राख हो गई। घरों को भी बेहद नुकसान पहुंचा है। फिलाडेल्फिया ऑफिस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके हादसा कंफर्म किया है। बताते चले कि फिलाडेल्फिया अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया का सबसे बड़ा शहर है। ये रियासत के दक्षिणी हिस्से और डेलावेयर नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसमें लाखों टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड बुक फेयर 2025 की शुरुआत हो गई है, जो 1 फरवरी से 9 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम में स्पेशली प्रगति मैदान में चलेगा। हर दिन सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक ये फेयर लगेगा। वहीं इस साल बुक फेयर की थीम रिपब्लिक @75 रखी गई है। मेले में 2000 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिशर्स हिस्सा ले रहे हैं। बात एंट्री फीस की करें तो जानकारी के मुताबिक बताते चले कि मेले में अडल्ट्स के लिए 20 रुपए और बच्चों के लिए 10 रुपए की एंट्री तय की गई है, जबकि माजूर, बुजुर्ग और स्कूल ड्रेस में आने वाले बच्चों के लिए एंट्री फ्री रहेगी। बजट पेश होने के बाद आज चांदनी चौक के MP और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री प्रवीण खंडेलवाल का बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं और 25 लाख रुपए तक की आय पर जो टैक्स देगा उसका इसमें 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट मिल रहा है। मैं इससे देश का मध्यम और गरीब वर्ग निश्चित रूप से प्रभावित होगा और उसको बड़ी राहत मिलेगी। इकोनॉमी के सारे वर्टिकल में जिस प्रकार से सरकार ने सपोर्ट देने की बात की है, उससे व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, नए उद्योग लगेंगे और अर्थव्यवस्था का पहिया बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। दूसरी ओर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जिस प्रकार से सरकार ने घोषणा की है कि उसको नए सिरे से देखा जाएगा, व्यापार करने की जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, उसको और सुगम बनाया जाएगा। वहीं 100 से ज़्यादा प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा। ये बड़ी घोषणाएं हैं। पूरे देश के व्यापारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। यूनियन बजट पर अब अलग अलग लीडरों ने अपनी राय को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक तरफ बीजेपी के लीडर बजट की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन ने बजट पर नाराजगी का इजहार किया है।
आम बजट पर उत्तर प्रदेश रियासत के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उसमें किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। किसानों के साथ साथ युवाओं, महिलाओं, नौजवानों, व्यापारियों, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है। पहली बार किसानों को कई मामलों में उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट है। उनको किसान क्रेडिट कार्ड पर विशेष रियायत देने का फैसला हुआ, उसकी लिमिट भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स की भी लिमिट बढ़ाई गई है। हम कह सकते हैं ये देश की जीडीपी को बढ़ाने वाला बजट है और सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े, जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक बाहुबली एमएलए मुख्तार अंसारी की जेल में मौत के बाद अब मुख्तार अंसारी के बेटे और यूपी के एमएलए अब्बास अंसारी को भी जेल में किसी अनहोनी का डर सताने लगा है। अब्बास अंसारी को इस बात का भी डर सता रहा है कि जेल से पेशी के लिए कोर्ट जाते या आते वक्त रास्ते में उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में वर्चुअली पेश होने की मांग की है। अब्बास अंसारी इस वक्त कासगंज की जेल में बंद है। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच को दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की तरफ से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने आगाह किया कि वे कासगंज की जेल से अदालत के सामने वर्चुअली पेश हो रहे थे, लेकिन ये फैसिलिटी रोक दी गई। जस्टिस सूर्यकांत ने कपिल सिब्बल से कहा कि वे अर्जी लेकर हाई कोर्ट जाए, जिस पर सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट जाने का मतलब होगा जब तक मामले की सुनवाई होगी अब्बास अंसारी को फिजिकली अदालत ले जाएगा। सिब्बल ने कहा कि मेरे मुवक्किल इस मामले में 1.5 साल से करीब जेल में बंद है, कृपया उन्हें जमानत दें। उत्तर प्रदेश हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे एडिशनल एडवोकेट जनरल KM नटराज ने कहा कि अब्बास अंसारी ने मामले में जमानत के लिए एपेक्स कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट का रुख करने की फ्रीडम के साथ अर्जी वापस ले ली। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले में उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। स्वीडन में इस्लाम की सबसे पाक किताब कुरान को जलाने वाले सलमान का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अब स्वीडिश प्रोसिक्यूटर ने जानकारी दी है कि उन्होंने उन 5 लोगों को रिहा कर दिया है जिन्हें सलमान मोमिका के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। बताते चले कि सलमान मोमिका की बुध की रात गोली लगने से मौत हो गई थी। उनकी लाश स्टॉकहोम के पास सोडर तालजे में एक अपार्टमेंट की इमारत में मिली। कत्ल के शक में अगले कुछ घंटों में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रोसिक्यूटर रासमस ओमान ने जुम्मे को एक बयान में कहा कि उनकी तरफ से जुर्म किए जाने का शक कमजोर हो गया है और उन्हें अब हिरासत में रखने की कोई वजह नहीं है। बयान में कहा गया है कि शक होना अभी पूरी तरह से खारिज नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेटर्स अभी भी इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था और कत्ल के पीछे कौन लोग शामिल थे। गांदरबल जिले में वाक़े सोनमर्ग वैली में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हुई है और सिक्योरिटी के मद्देनजर सोनमर्ग जोजिला रोड को बंद कर दिया गया है। जोजिला के पास भारी बर्फबारी ने सफर को गैर महफूज बना दिया है। मकामी लोगों के मुताबिक सोनमर्ग और जोजिला के ऊपरी इलाकों में करीब 4 इंच तक ताज़ा बर्फ पड़ी है। इंतजामिया ने मुसाफिरों की हिफाजत को देखते हुए सड़क को पहले ही बंद कर दिया और मुसाफिरों को सड़क की हालत की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने का मशवरा दिया। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।